नमस्कार, मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के समसामयिक भारत एवं शिक्षा इस विषय की हमारी 5वीं यूनिट चल रही है, जिसके अंतर्गत कि हम कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन का अध्ययन कर रहे हैं। अब कोठारी आयोग 1964-66 इसका गठन किया गया और ये एक बहुत बड़ा आयोग था, बहुत महत्वपूर्ण आयोग रहा हमारे इतिहास में। शिक्षा के जो भारतीय शिक्षा के जो जितने भी आयोग गठित किए गए उसमें इसका महत्वपूर्ण स्थान है और ये एक बहुत विस्तृत आयोग था, जिसके अंतर्गत की पिछले वीडियो में हमने इसके गठन की, इसके गठन के उद्देश्यों की, इसके सदस्यों की और विशेष तौर पे शिक्षा के संबंध में इस आयोग के द्वारा सुझाए गए इस आयोग की सिफारिशों और अनुशंसाओं की। और आज हमारा इस टॉपिक का अंतिम बिंदु है, अंतिम वीडियो है इस टॉपिक का आज हमारा, जिसमें कि हम आयोग का मूल्यांकन कर रहे हैं, कोठारी आयोग का मूल्यांकन। अब चूँकि हम बात कर चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा विस्तृत आयोग था, इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र के लिए शिक्षा के हर स्तर पे अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और इसका गठन भी महत्वपूर्ण उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए किया गया था। तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं इस आयोग की जिसका हमें बात करनी चाहिए, जिसके बारे में हमें एक बार फिर से चर्चा करनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी, क्योंकि ये बहुत विस्तृत आयोग था, बहुत महत्वपूर्ण आयोग था, जो हमारे इतिहास में जितने भी शिक्षा संबंधी आयोग रहे हैं उनमें इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस आयोग पे बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो कहीं ना कहीं इस आयोग में कुछ कमियां भी रही है, तो जिनके बारे में भी हमें बात करनी है। तो जो आयोग के महत्वपूर्ण पक्ष रहा, जो महत्वपूर्ण बातें रही, या जो आयोग के गुण हैं या जो कुछ इसकी कमियां हैं, उसको हम दोषों के आधार पे, अर्थात गुण और दोषों में या कमियों और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इस आधार पे इस आयोग को 2 वर्गों में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। जहाँ पे हम पहले आयोग के गुण या महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसके बाद हम बात करेंगे आयोग के दोषों की या आयोग की कमियों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आयोग की महत्वपूर्ण बातें। इसमें सबसे पहला कहा जाता है कि जो आयोग के द्वारा सुझाव दिए गए वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक और उपयोगी थे। अब हम सब ने बात की है कि बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत आयोग था, जिस पे बहुत ज़्यादा बातें लिखी गई, पढ़ी गई। तो एक शिक्षा शास्त्री ने लिखा है कि एक ऐसे समय पे जब हमारे देश में हमारा उद्देश्य था नियोजित विकास करके राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करने का, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का तथा सभी क्षेत्रों में बहुमुखी प्रगति करने का जब हम लोग प्रयास कर रहे थे, उस समय हमारे देश की शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों को आर्थिक समस्याओं के प्रसंग में उनकी व्याख्या करके और शिक्षा को जीवन और मानव शक्ति का एक अत्यंत ही व्यवहारिक और उपयोगी मोड़ देने का प्रयास इस आयोग के द्वारा किया गया। अर्थात कहीं ना कहीं इस आयोग ने जो भी तत्कालीन समय की जो भी मांग थी, तत्कालीन समय की जो भी आवश्यकताएं थी या जो समस्याएं थी, उनके संबंध में अपने व्यवहारिक सुझाव दिए हैं और जो मांग है उसकी पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सुझाव शिक्षा के क्षेत्र में इस आयोग के द्वारा दिए गए कि किस प्रकार से शिक्षा में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकताएं हैं या जो क्या कमियां हैं उन्हें दूर करके हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश की प्रगति में, विकास में हम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं। अगला बिंदु है व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण के साथ दूरदर्शिता का परिचय। अब इस आयोग ने जो कुछ सुझाव दिए हैं वे अत्यंत व्यापक और उदार थे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इस आयोग ने एक तो सभी स्तरों की शिक्षा, सभी क्षेत्रों की शिक्षा के संबंध में इस आयोग ने बात की है, जहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के एक व्यक्ति के कॉलेज स्तर तक की अनुसंधान क्षेत्रों तक की इस आयोग ने बात की है। साथ ही विभिन्न विषयों की प्राविधिक, विज्ञान, कृषि क्षेत्र, इन सब के बारे में हमने पूर्व हमारे वीडियो में बात की है कि बहुत ज़्यादा व्यापक था ये। और उदार दृष्टिकोण, जहाँ पे शिक्षा को ही इतना लचीला रूप देने का प्रयास किया गया कि जो आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किए जाएं, जो अनावश्यक बिंदु हैं उनको हटा दिया जाए, जो आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जाएं, जो अभी समय की मांग है उसके अनुसार शिक्षा में बदलाव किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इस आयोग का दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा व्यापक था, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उदार था। इस आयोग ने सभी प्रकार की स्थानीयताओं को, संकीर्णताओं का परित्याग करके एकदम राष्ट्रीय दृष्टिकोण या राष्ट्रीय आवश्यकताओं को अपनाकर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है कि जो इस आयोग के द्वारा जो भी सुझाव दिए गए
वो केवल राष्ट्र की आवश्यकताओं और नागरिकों के विकास के जो लक्ष्य था उसको ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। तो इस आयोग ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। अगला बिंदु है विभिन्न देशों से तुलनात्मक समीक्षा करके भारतीय समस्याओं को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास। अब जो एक आयोग था ये 15 सदस्यीय आयोग था, तो इस आयोग में बहुत से सदस्य या कुछ सदस्य जो थे वो विदेशी भी थे, जो विद्वान थे वो। तो इस आयोग ने जो तत्कालीन समय में जो अन्य देशों में या जो विदेशों में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, जिस प्रकार की तत्कालीन जो समय चल रहा था, औद्योगिकरण की जो प्रक्रियाएं थी, अन्य आवश्यकताएं थी, उनको ध्यान में रखते हुए और जो हमारे देश की जो आवश्यकताएं थी या जो स्थितियां थी उनका तुलनात्मक रूप से समीक्षा के द्वारा अध्ययन करने के पश्चात जो हमारी समस्याएं हैं उनको ज़्यादा अधिक रूप से स्पष्ट करने की और अधिकाधिक रूप से सफलतम रूप से उनका समाधान करने के प्रयास इस आयोग के द्वारा किया गया। अगला बिंदु है भारतीय शिक्षा के वर्तमान दोषों की, माफ़ कीजिएगा यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई, यहाँ दोष है। तो भारतीय शिक्षा के वर्तमान दोषों की आयोग ने निर्भीक होकर आलोचना की है तथा शिक्षा के क्षेत्र में इन दोषों को दूर करने और जो तत्कालीन आवश्यकताएं थी या जो मांग थी उसके अनुकूल शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए हैं। अर्थात जो तत्कालीन समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में जितने भी दोष थे, आयोग ने बिना किसी हिचक के निर्भीक होकर एकदम उनकी आलोचना की है। वो उन बिंदुओं को जो है हमारे समक्ष रखा है कि ये बिंदु हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण नहीं है या जो कमियां हैं उनको देश के समक्ष रखा और इन कमियों को दूर करने के सुझाव भी आयोग ने दिए हैं। और जो तत्कालीन मांग थी, जो हमारी देश की आवश्यकता थी, उसके अनुकूल शिक्षा में बदलाव करने की या उसके अनुकूल शिक्षा में व्यवस्थापन करने के सुझाव इस आयोग ने दिए हैं। अगला बिंदु, आयोग ने पाठ्यक्रम के संदर्भ में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी, महत्वपूर्ण, उपयोगी सुझाव दिए और साथ ही माध्यमिक तथा उच्च स्तरों की शिक्षा को देश की आर्थिक वृद्धि तथा मानव शक्ति की आवश्यकताओं से संबंधित करने का प्रयास किया है। तो इस आयोग ने ये माना है सबसे ज़्यादा कि पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता है। तत्कालीन समय का जो पाठ्यक्रम था वो आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप नहीं था। तो बहुत ज़्यादा अत्यंत व्यापक और उपयोगी सुझाव इस आयोग ने पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए दिए। साथ ही साथ आयोग ने ये बात की जो माध्यमिक और उच्च स्तर है शिक्षा का, वहाँ पे अधिक महत्वपूर्ण ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि देश में तत्कालीन आवश्यकता थी आर्थिक वृद्धि करने की, रोजगार में वृद्धि करने की, औद्योगिकीकरण की। तो इन सभी मांगों की पूर्ति जो है माध्यमिक स्तर से लेकर शिक्षा के उच्च स्तरों पे की जा सकती है। तो इन स्तरों को, माध्यमिक और उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए, इन पे विशेष महत्व बल देते हुए इस आयोग ने जो है अपने सुझाव प्रस्तुत किए कि इन क्षेत्रों पे, शिक्षा के इन स्तरों पे महत्वपूर्ण रूप से बल दे करके देश में आर्थिक वृद्धि और मानव शक्ति की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सकती है। तो इस आयोग ने ये सुझाव भी दिए हैं देश में आर्थिक वृद्धि करने के व्यवहारिक जो विकास के या जो आवश्यकताएं थी, मानव शक्ति, रोजगार के साधनों की वृद्धि के लिए जो व्यवहारिक मांगे थी, जो व्यवहारिक आवश्यकताएं थी, उसके संबंध में इस आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। अगला बिंदु है आयोग ने शिक्षा के प्रमुख अंगों जैसे विकलांग बालकों की शिक्षा, आजकल विशिष्ट बालक हम बोलते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, इन सब पे विशेष रूप से बल दिया है। हम सब ने पूर्व बिंदु में भी बात की है कि इस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पे, प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के एक व्यक्ति के जो हायर एजुकेशन है वहाँ तक की, जो उसकी कॉलेज की शिक्षा है वहाँ तक की इस आयोग ने बात की है, सभी क्षेत्रों की, साथ ही साथ विभिन्न विषयों की, जहाँ पे तकनीकी, व्यावसायिक, प्राविधिक, इंजीनियरिंग, कृषि शिक्षा, इन सब की इस आयोग ने बात की है। और जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य जो बिंदु थे, जो अंग थे शिक्षा के, जहाँ पे विशिष्ट बालकों की शिक्षा, जो स्पेशल बच्चे थे उनकी जो नीड है उसके अनुसार उनकी एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, जो महिला शिक्षा थी उसके बारे में, तो जो ध्यान देने योग्य जो आवश्यकता के अनुसार बिंदु थे उन पे भी विशेष रूप से इस आयोग ने बल दिया है। अगला बिंदु है अध्यापकों की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक स्थितियों में सुधार के संबंध में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील विचार इस आयोग ने प्रस्तुत किए और साथ ही साथ आयोग ने माना है कि अध्यापकों को
अपनी योग्यताओं का विकास तो करना ही चाहिए, लेकिन उनकी जो आर्थिक चिंताएं हैं उससे उनको मुक्त करने का उत्तरदायित्व सरकार और समाज दोनों का है। यानी कि आयोग ने माना है कि अध्यापकों को अपनी शैक्षिक व्यवसाय की स्थिति में सुधार करते रहना चाहिए, और इसके लिए आयोग ने बहुत सारे महत्वपूर्ण और जो उपयोगी विचार थे अपने प्रस्तुत भी किए हैं। लेकिन अध्यापकों को अपनी योग्यताओं के विकास के साथ साथ उनकी जिस जिस भी प्रकार की आर्थिक व अन्य चिंताएं हैं उनको मुक्त करने का उत्तरदायित्व आयोग ने माना है कि सरकार और समाज का है, ताकि वे जो अध्यापक जो एक वर्ग है वो अपनी सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहें और अपने क्षेत्र में अपने व्यवसाय में अधिकाधिक उन्नति करें, देश की उन्नति में भागीदार बने और अपने व्यावसायिक वृद्धि जो है अभिवृद्धि में अपना सारा जो ध्यान अपनी उन्नति में या अपने देश की जो शिक्षा व्यवस्था में अपने कार्य क्षेत्र में वे अपना पूर्ण मनोयोग से अपना कार्य करने में सक्षम हो सके। अगला बिंदु है, आयोग ने प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा पर बल देकर अपनी सोच का परिचय दिया है, जो कि देश की तत्कालीन आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब शिक्षा के जब इस आयोग का जब गठन किया गया तो उसके उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि हमारे देश में औद्योगिकीकरण का विकास किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा पे बल दिया जाए और इनके आधार पे हमारे देश की जो तत्कालीन समस्याएं थी किस प्रकार उनका हल किया जाए शिक्षा के माध्यम से। तो इन सभी जो उद्देश्य थे उनको ध्यान में रखते हुए या देश की जो तत्कालीन जो आवश्यकता थी हमारे राष्ट्र की, विश्व के अन्य क्षेत्रों को, अन्य देशों को देखते हुए, तो उन सभी को देखते हुए इस आयोग ने प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा पे बल दिया और इन क्षेत्रों पे विशेष रूप से अपने सुझाव या जो है अनुशंसाएं प्रस्तुत की। तो इनको देखते हुए हम ये मानते हैं कि जो तत्कालीन हमारे देश की आवश्यकताएं थी उनकी दृष्टि से सुझाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस आयोग ने कहीं ना कहीं जो इस आयोग से मांग की गई, जो हमारे देश की आवश्यकता थी, जो समस्याएं थी, उनके हल से संबंधित जो भी सुझाव थे इस आयोग ने प्रस्तुत किए। अब अगला बिंदु है आयोग की कमियां अथवा दोष के संबंध में। अब ये बहुत ज़्यादा एक विस्तृत आयोग था, एक महत्वपूर्ण इसके सारे जो थे बिंदु थे, लेकिन फिर भी इस आयोग को हम पूर्णतः दोषमुक्त नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्वान और विचारक रहे हैं जिन्होंने इस आयोग में बहुत सारी कमियां अथवा दोष जो हैं उनके बारे में भी लोग ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला आक्षेप इस आयोग पे लगाया जाता है कि जो इस आयोग ने शिक्षा के संबंध में जो सुझाव दिए हैं वे अधिकांशतः अव्यवहारिक थे, क्योंकि आयोग ने शिक्षा के संबंध में जो सुझाव दिए या जिन दोषों को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में जो दोष बताए उनको दूर करने के जो आयोग जो चाहता है, तो उनका निदान या उनको दूर केवल सिफारिशों के आधार पे हम नहीं कर सकते हैं, या जो बदलाव है उनको भी लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तत्कालीन समय में जो आवश्यक साधन या जो उपयुक्त व्यवस्थापन था वो कर पाना तत्कालीन समय में संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस आयोग के द्वारा जो सुझाव दिए गए वे अव्यवहारिक हो जाते हैं, क्योंकि साधनों की कमी और पर्याप्त व्यवस्थापन के अभाव में ये जो अधिकांशतः जो सुझाव या जो परिवर्तन थे वो लागू नहीं किए जा सकते थे। अगला बिंदु है, आयोग ने महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा की उपेक्षा की है। अब हम जानते हैं कि इस आयोग ने प्राविधिक शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा या विज्ञान शिक्षा, इन सब पे बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो कहीं ना कहीं इस आयोग ने जो हमारे जो कुटीर उद्योग धंधे थे, जो स्थानीय भारतीय जो रोज़गार के जो साधन थे उनके बारे में इस आयोग ने बिल्कुल बात नहीं की है। जहाँ पे गांधी जी बात करते हैं स्वदेशी अपनाने की, चरखा बुनने की, या जो कुटीर उद्योग धंधों की गांधी जी अपनी बेसिक शिक्षा में बात करते हैं। कहीं ना कहीं आपने अगर बेसिक शिक्षा गांधी जी की पढ़ी है तो गांधी जी बात करते हैं कि बच्चों को शिक्षा दी जाए मिट्टी के बर्तन बनाने की, झाड़ू बनाने की, या जो स्थानीय जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे हैं जहाँ से एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के कार्य शुरू कर सकता है। तो इस संबंध में इस क्षेत्र में इस आयोग ने बिल्कुल बात नहीं की है। यह आयोग औद्योगिकरण की ज़्यादा बातें करता है। तो ये आक्षेप एक इस आयोग पे लगाया जाता है कि इस आयोग ने गांधी जी की बेसिक शिक्षा की उपेक्षा की है, और उसके अनुसार पाठ्यक्रम के बारे में भी गांधी जी ने कम बात की है। जहाँ पे गांधी जी स्वदेशी को अपनाने की, योग शिक्षा की, नैतिक शिक्षा की, इनकी बात करते हैं, वहाँ ये आयोग शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा,
हिंदी भाषा व अन्य जो व्यावसायिक भाषा जो पाठ्यक्रम है उनको अपनाने की बात करता है। अगला बिंदु है संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रति भी उपेक्षा, क्योंकि इस आयोग ने त्रिभाषा फॉर्मूले की जब बात की तो अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से अध्यापन के अंतर्गत अपनाए जाने की बात की है कि जो छात्र वर्ग है उसको कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। साथ ही आयोग ने हिंदी भाषा के बारे में बात की कि कहीं ना कहीं आगे जाके हमको हिंदी भाषा को संघ की भाषा, राष्ट्र की भाषा बनाने के क्षेत्र में प्रयास किए जाने चाहिए। और तीसरा बिंदु था स्थानीय अथवा प्रादेशिक भाषाओं का। तो इन सभी बिंदुओं पे या इन सभी तीनों भाषाओं पे विशेष तौर पे बल दिया गया इस आयोग के द्वारा। तो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाए जाने का भी आरोप इस आयोग पे लगाया जाता है। अगला बिंदु है विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा पर आवश्यकता से अधिक बल, क्योंकि जहाँ इस आयोग से मांग की गई कि औद्योगिकीकरण की, विज्ञान के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में जो है शिक्षा के बारे में अधिकाधिक सुझाव दिए जाएं, तो इस आयोग ने इन सभी क्षेत्रों पे अपने बहुत ज़्यादा बल दिया है, बहुत ज़्यादा विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन ये सभी विचार या ये सभी जो सुझाव थे वो हमारे समय में तत्कालीन जो परिवेश था उसके अनुकूल नहीं थे, क्योंकि उस समय तत्कालीन समय अधिकाधिक लोगों का, देश की 70 से 80% आबादी का जो रोज़गार का महत्वपूर्ण साधन था, ये जो पहला साधन था वो कृषि था। न ही हमारे देश ने इतना विकास किया था कि अधिकाधिक लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जा सके, और औद्योगिकरण के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अधिकाधिक जो वर्ग है या जनसंख्या है वो इस क्षेत्र में चली जाएगी, ऐसी स्थितियाँ बिल्कुल नहीं थी। तो इन शिक्षा के इन क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा बल देने का आक्षेप भी जो है इस आयोग पे लगाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं व्यवहारिक नहीं था, जो हमारे देश की स्थितियों के अनुकूल नहीं था। अगला बिंदु है आयोग का गठन ही दोषपूर्ण था। इसके बहुत सारे सदस्य जो थे वो विदेशी थे और उनको न तो भारतीय स्थितियों का ज्ञान था न ही रुचि थी। ये भी माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे जो थे सदस्य थे वो केवल रिपोर्ट पे हस्ताक्षर करने के लिए आए थे, जिसमें उदाहरण दिया जाता है मॉस्को के प्रोफेसर शमोवस्की का, जो कि जो कार्य क्षेत्र जब यह आयोग 1964 में गठित होकर अपने कार्य कर रहा था, जो इसके कार्य रूप चल रहा था, तब ये महोदय कहीं नहीं थे। ये महोदय केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय उपस्थित थे। तो ये माना जाता है कि बहुत सारे जो इसके विदेशी सदस्य थे उनको भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में कोई रुचि नहीं थी, न ही उन्हें इसका कोई ज्ञान था। तो कहीं ना कहीं ऐसी दशा में इस आयोग की उपयोगिता पर संदेह किया जाता है। अगला बिंदु है आयोग की अधिकांश सिफारिशें राष्ट्रीय आवश्यकताओं की उपेक्षा करने वाली थी। अब जो सिफारिशें थी आयोग की महत्वपूर्ण रूप से थी प्राविधिक शिक्षा की, तकनीकी शिक्षा की, प्रमुख विश्वविद्यालयों के गठन की। तो ये सारी आवश्यकताएं तत्कालीन समय में जो हमारे जो मुख्य रूप से हमारे देश की समस्याएं थी वो थी रोज़गार में वृद्धि, जनसंख्या पर नियंत्रण और कृषि को उन्नत बनाने का, क्योंकि मुख्यतः रोज़गार वही था जो हमारे देश के जो जनता का था, या अधिकाधिक साक्षरता में वृद्धि। तो इस प्रकार की जो समस्याएं थी उनसे संबंधित सुझाव इस आयोग के द्वारा कम दिए गए या कम महत्वपूर्ण दिए गए। अधिक जो जोर डाला गया इस आयोग के द्वारा वो हायर एजुकेशन पे डाला गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो तत्कालीन आवश्यकताएं थी उनके बारे में उपेक्षा किए जाने का आक्षेप इस आयोग के ऊपर लगाया जाता है। एक अगला आरोप या दोष ये भी माना जाता है इस आयोग का कि इसने प्राथमिक शिक्षा के विषय में जो सिफारिशें दी वो अस्पष्ट और उलझनपूर्ण थी। आयु वर्ग और जो अनिवार्य है सार्वजनिक शिक्षा थी या जो सिलेबस था उसके आधार पर इस आयोग की जो सिफारिशें थी वो कहीं ना कहीं अस्पष्ट थी। और अगला बिंदु है प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव देना गलत। अब इस आयोग ने सुझाव दिया था हर 6 विश्वविद्यालय थे उन्हें प्रमुख विश्वविद्यालय बनाए जाने का। तो ये सुझाव जो है इस आयोग का गलत माना जाता है, क्योंकि जो देश के वित्तीय साधन थे, जो प्रमुख विश्वविद्यालयों में जो बदलाव किए जाने का या जो विकास किए जाने का जो बात इस आयोग ने की, तो जो वित्तीय साधनों के जो व्यय था उनसे बहुत ज़्यादा व्यय था, बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारे पास जो आय के जो साधन थे या जो खर्च शिक्षा पे किया जा सकता था उसके ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने बहुत अधिक व्यय इन प्रमुख विश्वविद्यालयों पे ही किए जाने की बात की। तो बहुत सारे जो अन्य विश्वविद्यालय थे
उनकी उपेक्षा होना लाजमी था, उनकी उपेक्षाएं की गई। और जहां इन जो प्रमुख विश्वविद्यालय थे यहाँ पे आवश्यकता से ज़्यादा विकास किया गया, आवश्यकता से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की, तो बहुत सारे जो अध्यापकगण थे, योग्य लोग थे, वो अधिकाधिक इन्हीं विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित होते चले गए। और जो साधारण विश्वविद्यालय थे उनके शैक्षिक मानदंड और ज़्यादा नीचे गिर गए, या उनकी जो स्थितियाँ थी वो जो उस समय से और ज़्यादा नीचे गिर गई और ज़्यादा उनमें कमी आ गई। तो इस प्रकार शिक्षा की जो समानता थी उनमें बहुत ज़्यादा विषमताएं उत्पन्न हो गई थी इस आयोग के इस सुझाव के द्वारा। अगला बिंदु है, आयोग ने यदि कुछ समस्याओं को हल करने के प्रयास किए थे तो बहुत सारी नवीन समस्याओं को भी जन्म दे दिया था, क्योंकि हर आयोग में जहाँ इतनी विस्तृत बातें होती है तो अन्य कहीं जो समस्याएं हैं उनके हल के साथ कुछ नई समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो उनमें नई समस्याएं थी अंग्रेज़ी भाषा की अनिवार्यता। जहां हम हिंदी भाषा को संघ की भाषा बनाए जाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे अंग्रेज़ी भाषा को अनिवार्य बना दिया गया। प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना, इसकी हमने पिछले बिंदु में बात की है कि इसके आधार पे एक तो बहुत ज़्यादा व्यय इन विश्वविद्यालयों पे हुआ, और इसके अलावा जो साधारण विश्वविद्यालय थी उनकी जो दशा थी उनमें गिरावट आने लगी। और अनेक प्रकार की संस्थाओं की राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना, जहाँ पे हमने प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत, हमने भाषा क्षेत्र के अंतर्गत हमने बहुत सारी संस्थाओं के निर्माण की बात की है। अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत भी तो बहुत सारी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की भी स्थापना की भी इस आयोग ने अनावश्यक रूप से बात की है। इससे सरकार और राष्ट्र पे बहुत ज़्यादा व्यय का भार पड़ता है, और शिक्षा के क्षेत्र में या जो स्थानीय क्षेत्र में जहाँ आवश्यकता है उन क्षेत्रों में फिर कहीं ना कहीं व्यय जो है वो कम होता जाता है। तो ये सारे आक्षेप या दोष हैं जो कि इस आयोग पे, कोठारी आयोग पे लगाए जाते हैं कि इन सभी के आधार पे कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इस आयोग में भी कमियाँ थी। तो आज का हमारा जो बिंदु था कोठारी आयोग का मूल्यांकन यहीं तक था। हमारा कोठारी आयोग वाला बिंदु जो है, हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ये लास्ट का स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो डॉक्टर DS कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी, उनके ऊपर एक डाक टिकट भी बनाया गया है। तो आशा करती हूँ मेरा प्रयास सफलतम रहा होगा, आपके लिए लाभकारी रहा होगा। आगे आने वाले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।